नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, पीजीटी फिजिक्स श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आज के वीडियो में कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसके बारे में बतलाऊंगा। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी के बारे में आपसे बात करूंगा और फिर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में आप बच्चों से बात करूंगा। सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, क्यों होता है, इसको जानना होगा। इस चीज को जानने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं किसी भी चीज में, वो कार्य में जो खर्च किया गया ऊर्जा होता है वो दूसरे किसी बॉडी में जिसमें भी हम कार्य कर रहे हैं उस वस्तु में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। जो भी हम वर्क डन करेंगे वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग एक कैपेसिटर ले रहे हैं जिस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। उसका एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। ठीक है, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा तो दूसरे का माइनस सिग्मा होगा। उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट किए हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ऑफ द कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि एक तरह से हम एक प्लेट को जो चार्ज दे रहे हैं वो दूसरे प्लेट में ट्रांसफर हो जा रहा है चार्ज। ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट। यहाँ पर इंडक्शन के माध्यम से चार्ज ट्रांसफर होता है। The moment charging starts, there is a potential difference between the plate. जैसे चार्जिंग स्टार्ट होता है दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। Therefore, transfer charges against the potential difference. Some work has to be done. मतलब अगर हमको और ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करना है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में तो हमें कार्य करना पड़ेगा। और जो हम कार्य करेंगे, वर्क जो भी हम करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में। ठीक है, ये हो गया इसकी रूपरेखा या आखिर क्यों एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में। अब हम लोग देखेंगे कि कितना होता है, उसके मैथमेटिकल फॉर्म में जाएंगे। सपोज कीजिए हमको dq अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर करना है जब पोटेंशियल v है, तो हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल इंटू dq। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो हमको स्मॉल चार्ज ले जाना है, dq स्टोर करवाना है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा dw, और जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है। तो v के जगह हम क्या लिख सकते हैं, q बाई सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि q होता है cb। ठीक है, आप सभी को मालूम है। तो v के जगह हम क्या लिखेंगे, q बाई सी लिखेंगे। तो जो वर्क डन होगा, जो भी हम वर्क डन करेंगे तो ट्रांसफर चार्ज q, और अगर हम चार्ज q ट्रांसफर करना चाहते हैं dq अमाउंट में तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, जीरो था, बाद में लेटर ऑन उसमें चार्ज q हम लोग स्टोर करवा चुके, तो जीरो से q तक हमको टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, शुरुआत में जीरो था, बाद में चार्ज q था, तो इसका आंसर आएगा q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और c तो पहले से नीचे है ही, तो एनर्जी स्टोर हो गया हाफ q स्क्वायर बाई सी। इतना वर्क डन हुआ, इतना ही एनर्जी स्टोर हुआ। इसको हम और दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक q की जगह c भी लिख देंगे तो c स्क्वायर b स्क्वायर होगा, नीचे का एक c है तो कट जाएगा तो हाफ cb स्क्वायर होगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा और एक तरीका है, जब हम लोग c के जगह पर लिखेंगे, c के जगह पर हम क्या लिखेंगे, q बाई v, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ q v। तो ये टोटल ये तीनों फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी, अब आपको जानना पड़ेगा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी होता है जितना भी एनर्जी स्टोर किए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर।
तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? दोनों प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी है, तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए इंटू डी। ठीक है, तो जो भी एनर्जी स्टोर हुआ उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा? एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो सी हम लोग सबको को मालूम है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। ठीक है, तो अगर और एक चीज मालूम है, भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। ये सारा चीज हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम सी का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, भी का वैल्यू ई इंटू डी पुट करते हैं एनर्जी स्टोर के फॉर्मूला में हाफ सी बी स्क्वायर में, तो ये आएगा। और वॉल्यूम तो हम आपको बता ही चुके हैं, ए इंटू डी होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को एडी को नीचे ले गए तो हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, आप किताब में हो सकता है आपके पास में जो बुक होगा उसमें ई नॉट लिखा हुआ होगा, तो परेशान मत होइए। हम दोनों प्लेट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को ई माने हैं, इसलिए ई के टर्म में है। अगर ई नॉट मानते तो ई नॉट के टर्म में होता। एसआई यूनिट जो होता है एनर्जी डेंसिटी का, वो होता है जूल पर मीटर क्यूब। आप कैसे निकाले जूल पर मीटर क्यूब, ये भी समझ लीजिए। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, मतलब जूल पर मीटर क्यूब हुआ, इसी को हम जूल पर मीटर क्यूब लिख दिए। एनर्जी डेंसिटी जो होता है उसको जनरलाइज करते, जो हम आपको बता चुके हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आखिर जब हम सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को तो कितना एनर्जी स्टोर होगा? ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है? 1 by रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 by C इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 प्लस 1 by C4 अप टू 1 by Cn तक होता है। आप इसको हाफ क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा जब बहुत सारे कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाएंगे तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना होगा? जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो अलजेब्रिक सम होगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हम 3 कैपेसिटर को सीरीज में लगाए हैं। ठीक है, 1 2 3, तो टोटल एनर्जी हम निकालना, तो पहला कैपेसिटर में जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा प्लस दूसरे कैपेसिटर में जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा प्लस तीसरे कैपेसिटर में जितना एनर्जी स्टोर होगा, तीनों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा उसका हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, तब हमको टोटल एनर्जी स्टोर मिल जाएगा। ठीक है, वही हम लिख दिए हैं यहाँ पर, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक इसी तरीके से हम पैरेलल का भी कर सकते हैं। पैरेलल वाले में ध्यान रखना है कि Cp होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, उसको हम लोग हाफ v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाफ v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब अगर हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा अगर पैरेलल में भी है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर, इस तरह से जोड़ते जाएंगे। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल एनर्जी स्टोर निकालना चाहते हैं, चाहे कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाएं चाहे कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगाएं, जो टोटल एनर्जी स्टोर होगा वो एल्जेब्रिक सम होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर्स में जो जो एनर्जी स्टोर होगा उसका हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल एनर्जी स्टोर इज the system is the sum of energy stored in individual capacitor। ये आप बहुत बढ़िया से दिमाग में बैठा के रख लीजिए, सवाल बहुत आराम से पूछ देगा कि 3 कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाए हैं, एनर्जी स्टोर पहला में 100 जूल है, दूसरे में 200 जूल है, तीसरे में 300 जूल है, तो टोटल एनर्जी स्टोर कितना होगा? 100 प्लस 200 प्लस 300 मतलब 600 जूल हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन अगला में दे देगा कि 3 कैपेसिटर है, पैरेलल में लगाए हैं, एक में एनर्जी स्टोर 100 जूल है, दूसरे में 200 है, तीसरे में 300 जूल है, तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तब
तो टोटल कितना होगा, अगेन तीनों को जोड़ देंगे, आंसर मेरा सेम रहेगा। मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर्स को आप सीरीज में लगाइए, चाहे कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगाते हैं, जो टोटल एनर्जी स्टोर होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, एक और बात, हम लोग एक कैपेसिटर लेते हैं, उसको कंप्लीटली चार्ज किए, दूसरे कैपेसिटर को लिए, उसको भी चार्ज किए, और अगर उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके आपस में हम जोड़ते हैं, तब उस दौरान भी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दो कैपेसिटर लिए हैं, दोनों का कैपेसिटेंस C1 C2 है, दोनों में चार्ज स्टोर्ड Q1 Q2 है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 से दिए हुए हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट किए और जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, यानी कि चार्ज देने से उसका पोटेंशियल तो आ गया है V1 V2। अब जब बैटरी से डिस्कनेक्ट करके आपस में जब हम चार्ज करेंगे, आपस में जब कनेक्ट करेंगे, तो जो टोटल चार्ज होगा आफ्टर शेयरिंग, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। ठीक है, तो आफ्टर शेयरिंग हो गया C1 प्लस C2 इंटू V, Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला से यहाँ पैरेलल का कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है, और बिफोर शेयरिंग हो गया C1 V1 प्लस C2 V2। इससे हम कंबाइंड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और कंबाइंड पोटेंशियल निकालने के बाद हम एनर्जी स्टोर निकाल लेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो फाइनल, अब आफ्टर शेयरिंग का एनर्जी स्टोर निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हमको लॉस पता चल जाएगा कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग दो कैपेसिटर को आपस में चार्ज, बैटरी से चार्ज करने के बाद आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो कितना होता है, आपके पास फॉर्मूला है C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर है 2C1 प्लस C2, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये किस में है, स्क्वायर में है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं और पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम जो फिजिक्स में जितना आपको जानना है उतना बता रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स हम लोग किसको कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब आप सिंपल समझिए, जिसमें पोल्स बन रहा है, चार्ज के कारण पोल्स बन रहा है। तो पोल्स कब बनेगा? जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पर नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, किसी मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर उसी मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स कॉइंसाइड नहीं करता है, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर H2O है ना, H2O मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो यहाँ H का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और O का सेंटर कॉइंसाइड नहीं कर रहा, तो ये क्या बन गया? पोलर मॉलिक्यूल बन गया। और इसमें हम पोलर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी बताए हुए हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनका शेप सिमेट्रिकल नहीं होता है, डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, ये ध्यान रखिएगा। एग्जांपल भी याद रख लीजिए, HCl, H2O, NH3, CO2, अल्कोहल एक्सेट्रा। अगर हम किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, ये याद रखिएगा, जिसको कॉन्साइड नहीं किया हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए तो इस तरह का शेप है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ठीक है, तो वैसा हो जाएगा। मतलब इसमें एक्चुअल में एवरेज डाइपोल मोमेंट जो है ना, इधर रेंडमली होता है, इसी कारण जीरो होता है, बट जैसे हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये सब एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, और ये आपका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाता है। पहले भी हल्का फुल्का किसी किसी मॉलिक्यूल में रहता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट एक्सेप्शनल केस होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड किया हुआ है, उसका शेप भी सिमेट्रिकल होगा। एग्जांपल N2CH4 मीथेन, O2 C6H6, ये सब हो गया। ठीक है, ये कॉन्साइड किया हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो हुआ, और जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड the positive charge are pushed in the direction of electric field and negative charge मतलब electrons are pushed in a direction, pulled in a direction, ठीक है, in opposite to electric field। तो पॉजिटिव चार्ज गया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और नेगेटिव चार्ज का सेंटर गया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो उनके बीच का गैप बनने लगा, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। मैं पुनः कल एक नए वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा।